Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। अरविंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अरविंद जी, भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है और स्वच्छ जल होना एक समस्या भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। तो आपके अनुसार आने वाले जो वर्ष हैं, 1 या 2 दशक की हम बात करते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता किस तरह की होनी चाहिए? मेरी दृष्टि में अगले 10 से 20 साल के वर्षों के बीच भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कृषि क्षेत्र में मांग पक्ष प्रबंधन, विशेषकर सिंचाई दक्षता में सुधार। कारण स्पष्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल दोहन करता है और कुल जल खपत का लगभग 80% कृषि में होता है, जिसका अधिकांश भाग परंपरागत बाढ़ सिंचाई में नष्ट हो जाता है। पंजाब, हरियाणा राज्यों में धान जैसी जल गहन फसलें उगाना भूजल स्तर को खतरनाक स्थिति से गिरा रहा है। यह आपूर्ति की समस्या में कहीं अधिक रचनात्मक असंतुलन का मामला है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहन है, फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में सुधार तथा भूजल दोहन का पर्व सख्त विनियमन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही शहरी औद्योगिक क्षेत्र में अपशिष्ट पुनः चक्रण यानी कि जो दोबारा यूज करना होता पानी को, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, अंतर राज्यीय नदी जल विवादों के लिए एक सशक्त कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थागत ढांचे की अवस्था आपूर्ति को बढ़ाने के बजाय मांग को तर्क संगत बनाना ही दीर्घकालीन जल सुरक्षा की वास्तविक कुंजी है। अरविंद जी, भारत के कई हिस्सों में देखा गया है कि भूजल का स्तर गिरा है और कृषि और जो घरेलू जरूरतों के लिए जल की आवश्यकता होती है, वो जाहिर सी बात है कि भूजल पर भी उसकी निर्भरता हमारी अधिकतर रहती है। तो क्या भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त है या फिर हमें भूजल के दोहन और खपत को नियंत्रित करने के लिए भी नीतिगत बदलाव करने आवश्यक है? नहीं, केवल भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। पुनर्भरण आपूर्ति पक्ष का समाधान नहीं है, जबकि असली समस्या मांग पक्ष के अनियंत्रित दोहन में निहित है। जब तक निकासी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक बनी रहेगी, कोई भी वाटरशेड कार्यक्रम दीर्घकालीन संतुलन नहीं ला सकता। इसलिए बड़े नीतिगत बदलाव अनिवार्य हैं। इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए भौगोलिक परिस्थिति आधारित कृषि यानी जियोग्राफी बेस्ड एग्रीकल्चर। पंजाब, हरियाणा, आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में धान जैसी गहन फसल उगाना पारिस्थितिक दृष्टि से भूल है, जबकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद नीति द्वारा कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित होती रहनी चाहिए। अतः आवश्यक 3 स्तर पर बदलाव होना चाहिए। पहला, फसल विविधीकरण, धान से मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन जैसी कम जल गहन फसलों को बढ़ाना, विशेषकर मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देना जल दक्षता भी है और पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी है। दूसरा, क्षेत्र विशिष्ट फसल योजना, एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग, यानी हर क्षेत्र की मिट्टी जल उपलब्धता के अनुसार फसल पैटर्न तय करना, न कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति थोपना। तीसरा, मूल्य और सब्सिडी नीति में सुधार, मुफ्त एवं अत्यंत सस्ती बिजली जैसी व्यवस्थाएं जो भूजल दोहन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती है, उन्हें फसल विशिष्ट प्रोत्साहन ढांचे से बदलना चाहिए। पुनर्भरण आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं। असली समाधान यह है कि हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुरूप खेती करें। अरविंद जी, भारत की हम बात करें या फिर कहीं दुनिया भर के किसी भी हिस्से की बात करते हैं, तो पाइपलाइनों में रिसाव होना और नलों से जो पानी बर्बाद होता है, ये एक बड़ी समस्या है। इससे जल की बहुत हानि होती है। जल वितरण का जो हमारा एक ढांचा है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिसाव होने के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारा अच्छा पानी बर्बाद होता है। तो किसी भी नए जल स्रोत को विकसित करना अधिक जरूरी हो जाता है या फिर जो हमारी पहले से ही मौजूदा वितरण दक्षता है, उसे और हम बेहतर कर सकते हैं? किस तरह की चीज को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए? नए जल स्रोत विकसित करने से पहले मौजूदा वितरण दक्षता सुधारना कहीं अधिक तर्कसंगत और लागत प्रभावी प्राथमिकता है। तर्क सीधा है, जब घर पहुंचने से पहले आधा पानी बर्बाद हो रहा हो तो नए स्रोत जोड़ना केवल उसी टपकते बर्तन में पानी भरने जैसा है। नवीनतम आंकड़े इस समस्या की गंभीर समस्या को स्पष्ट करते हैं कि भारत की शहरी जल आपूर्ति कंपनियां औसतन करीब 38% पेयजल को गैर राजस्व जल के रूप में गंवा देती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य 15 से 20% से लगभग दुना है। नीति आयोग के अनुसार जो स्थिति चिंताजनक है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का लगभग 40 से 50% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता मात्र 30 से
38% के बीच में है। ये आंकड़ा दो बड़े निहितार्थ रखता है। मतलब पहला तर्क है कि आप पानी यानी जिस पहले ऊर्जा और लागत को खो चुके होते हैं, जल का 40% अधिक रिसाव में नष्ट हो रहा हो, तो नए जलाशय या नदी जोड़ो परियोजना में निवेश करने से पहले इस अदृश्य हानि को रोकना कहीं सस्ता पड़ता है। दूसरा, नए स्रोत विस्तृत करने का अर्थ है प्राय अधिक भूजल दोहन या नई नदी घाटी परियोजनाएं होता है जो पहले से तनावग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालती है। इसके बजाय जिला मीटर्ड क्षेत्रों के माध्यम से नॉन रेवेन्यू वाटर बजट का पृथकीकरण करके राज्य वित्त आयोग की नीतियों को सत्यापन आयोग जल हानि की कमी से जोड़कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निवेश परिणाम आधारित हो। अरविंद जी, अभी जो दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है, इंटरनेशनल समिट ऑन स्मार्ट एंड सस्टेनेबल वाटर सिस्टम, तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु रखी गई है तकनीकी और पहुंच के बीच से। तो हम स्मार्ट जल तकनीकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के जो छोटे शहर हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन तक इन तकनीकों की कैसे पहुंच सुनिश्चित की जा सकती, ताकि जो भी हम योजनाएं बनाते हैं उनका लाभ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, उसका लाभ सभी तक पहुंचे। जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, एक्चुअली वो उन लोगों के लिए हम दो तरह की योजनाओं पे बात करें, टॉप डाउन और बॉटम अप। यानी कि किसी भी प्रबंधन का मेन तरीका है कि हम बाय लॉज हैं और रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उनका उपयोग किस तरह से जमीनी स्तर पर पहुंच पाए। अब वो क्षेत्र तक किस तरह से पहुंच पाएगी, उसके लिए हमें पहले दो स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहले हमें ऊपर स्तर पर योजनाएं इस तरह की बनानी पड़ेंगी कि ताकि हर चीज को हम कवर कर पाए। दूसरा, हमें इस तरह से करना पड़ेगा ताकि जो योजनाओं का लाभ है वो जिले स्तर से, गांव स्तर से पहुंच पाए और वो भी उसमें शामिल हो। अरविंद जी, जैसे भी देश में मानसून का समय चल रहा है, लगातार बारिश की स्थिति हम देख रहे हैं, और ये भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बारिश का जो जल है उसे संचित करना आवश्यक है। इसके लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए और तमाम इसके लिए प्रयास भी किए गए, अमृत सरोवर बनाए गए और भी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए। ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जल तो काफी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उसका वास्तविक रूप से हम ना तो उसे इकट्ठा कर पाते हैं, ना ही उसका ठीक से दोहन कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक के तौर पर लोगों को किस तरह की चीजें करनी चाहिए, कैसे उनकी योजनाएं होनी चाहिए, किस तरह से वो काम करें कि जल की बर्बादी कम से कम हो? अगर हम बात करें आज से 30-35 साल पहले, तो एक प्रति व्यक्ति जो जरूरत थी वो 150 लीटर के करीब होती थी। अब जल तो उतना ही रहा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही और डिपेंडेंस बढ़ती रही, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी टोटल जनसंख्या का जो है, अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए 16% है, केवल हमें 4% पानी मिलता है। ज्यादातर पानी चूंकि इस पिछले 10-20 सालों में आपने देखा होगा कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जल्दी विस्थापित होकर शहर की तरफ आए हैं, तो उनकी आवश्यकताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे उनसे अलग तरह की हो गई हैं। तो अब गांव में भी जल की आवश्यकता है, तो किसी तरह से हमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्रोत थे, यानी कि आपने सुना होगा कि हमारी अमृत सरोवर योजना बनी, तो उसका पर्पस ये था कि हर गांव में, शहर में कई तरह के तालाब हों, ताकि वो आपकी रोज की जरूरतों को जो आपकी रोज की जरूरत है उनको पूरा करते रहें। अब रोज की जरूरत आपकी खाद्यान्न से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि फिशरीज है, जैसे पानी से पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल भी है, तो वो भी पूरी होती रहे। और इसके अलावा आप किसी तरह से अपनी जिंदगी को, मतलब आपका सबसे बड़ा गांव में रहने वाले को मैंने जैसे पहले बताया था कि हम ज्यादा जरूरतें जो हमारी हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि 40-80% पानी एग्रीकल्चर में चला जाता है। तो किस तरह से हम कौन से पानी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा विषय का रहेगा। अरविंद जी, शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन जैसी तकनीकें उद्योगों में पानी की खपत और अपशिष्ट जल बहाव को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इन तकनीकों की लागत अधिक मानी जाती है। तो ऐसे में जो छोटे और मध्यम उद्यम है या एक बहुत ही छोटे स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है, वो किस तरह की गतिविधियों को अपनाए जिससे कि उसको वित्तीय लागत भी उस पर कम आए और जो अपशिष्ट जल निकलता है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके ताकि बर्बादी कम हो। एक बेहद चिंता का विषय है, मतलब ये कि हम किस तरह से कर पाए। तो शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन की, क्योंकि जल्दी जैसी तकनीकों की ऊंची पूंजीगत लागत छोटे मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी बाधा है। बड़े कॉर्पोरेट इसे वहन कर सकते हैं, पर एमएसएमई इसके लिए नीति का आकार बनाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। तो हमें एक तो आम आदमी के लिए और हमारे उद्योग धंधे किस तरह हम कर पाएंगे, मेरी राय में 3 स्तरों पर संयोजित होनी चाहिए। पहला, पूंजीगत सब्सिडी ब्याज सहायता, जैसे एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा जेडएलडी इफेक्टिव जो योजना है वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं 30 से 40% सीधा अनुदान देके इसको हम रियायती करके हम लोगों को उससे सीधा जोड़ सकते हैं।
अरविंद जी, आज के दौर की अगर हम बात करते तो हमने देखा कि हमारे पास जल की उपलब्धता तो आसानी से हो जाती है। शायद यही कारण है कि उसकी इंपॉर्टेंस को एक सामान्य व्यक्ति उतनी ज्यादा नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं गलतियां सभी से हो जाती हैं कि जल की बर्बादी बढ़ती जा रही है। इसे न्यूनतम करने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं? पानी जो है वो पोर्टेबल, जैसे आप बोल रहे हैं, पोर्टेबल नीड के हिसाब से जो हमें करना है, तो हम अपने व्यक्तिगत जो हमारे यूज में पानी आता है उसको कम से कम हम उस पर लाएं चीजों पे, तो उससे हम बर्बादी बचा पाएंगे। और जैसे आपने सुना सिंगापुर में कई जगह पे रिसाइकल वाटर का यूज हो रहा है। अभी हमारे लिए वो चीजें उतनी उपयोगी नहीं बन पाई, लेकिन एक आम आदमी में केवल कुछ तकनीकी का सुधार करके हम या उनको समझा के किसी तरह से पानी के मामले में जागरूक बना सकते हैं। अरविंद जी, कृषि का जो क्षेत्र है भारत में, पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता क्षेत्र, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ पर जो शुद्ध जल है, पेयजल के रूप में भी हम पानी का काफी इस्तेमाल कृषि में करते हैं और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने की भी हमारे देश में काफी संभावनाएं हैं। तो क्या सूक्ष्म सिंचाई, स्मार्ट सिंचाई और मिट्टी की नमी की वास्तविक समय निगरानी जैसी जो तकनीकें हैं वे व्यापक स्तर पर अपनाई जा सकती हैं और कृषि क्षेत्र में पानी की खपत को कम कर सकती हैं? हाँ, संभावना बहुत बड़ी है, पर व्यापक अपनाना अभी बाकी है। कृषि भारत में जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और जलवायु समिति के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से 40% तक जल बचत, 45% उत्पादन वृद्धि, 50% आय वृद्धि संभव है। वाड़ सिंचाई की तुलना में इससे औसतन 30 से 50% औसतन करीब 32.3 जल की बचत होती है। साथ ही बिजली और उर्वरक की खपत भी घटती है। अब इसमें क्या चैलेंज है? क्षमता बनाम वास्तविकता। भारत का माइक्रो इरिगेशन कवरेज 70 MHA की संभावना के मुकाबले केवल 17 MHA है, यानी कि क्षमता का 1/4 है। कारण है ऊंची शुरुआती लागत, जागरूकता की कमी और मुफ्त सस्ती बिजली जो ड्रिप अपनाने का आर्थिक तर्क कमजोर करती है। नीतिगत सहारा है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यम योजनाएं हैं, सोलर पंप है, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है, पर ड्रॉप पर क्रॉप के तहत उपकरणों पर 55% तक अनुदान और नाबार्ड का 5,000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष विस्तार में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट एग्री सिंचाई, मृदा नमी सेंसर्स इसे अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। रियल टाइम डेटा से पानी सिर्फ जरूरत पर दिया जाता है, न कि निश्चित शेड्यूल पर, जिससे बचत संभावना है। निष्कर्ष ये सिद्ध करता फायदा स्पष्ट है कि एक चुनौती जिसके कारण सस्ती फाइनेंसिंग, बिजली मूल्य सुधार और किसान प्रशिक्षण जरूरी है। अरविंद जी, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो जल प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वास्तविक समय का आंकड़ा विश्लेषण के इस्तेमाल की जो चर्चा है वो भी तेजी से बढ़ रही है। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल प्रबंधन की किस समस्या को सबसे प्रभावी ढंग से हल कर सकता है? यानी कि पानी की पाइपलाइन में रिसाव को, मांग के अनुमान को, भूजल प्रबंधन या फिर जल शोधन की जो दक्षता है उसमें? मेरी विश्लेषणात्मक राय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकट भविष्य में सबसे प्रभावी ढंग से पाइपलाइन रिसाव, गैर राजस्वानी नॉन रेवेन्यू वाटर जिसे बोलते हैं, कि समस्या हल कर सकता है, क्योंकि यहाँ तकनीक और आवश्यकता के बीच तालमेल सबसे स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित पाइपलाइन मानचित्र यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मीटर क्षेत्र की अनुपस्थिति सक्रिय जल प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण जल उपयोगिता और संस्थाएं प्राय रिसाव एवं पाइपलाइन विफलता के बाद भी प्रतिक्रिया देती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे AI आधारित प्रेडिक्टिव मॉडल द्वारा तुरंत हल कर सकते हैं। रिसाव होने के इंतजार के बजाय पैटर्न समझ के पहले से चेतावनी। व्यावहारिक उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु जल आपूर्ति जो मल निकासी बोर्ड ने पानी की चोरी, रिसाव, गैर राजस्व वाटर कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट टेरा एम सोलेनियस जैसी स्टार्टअप के साथ AI व रोबोटिक तकनीक पर संयुक्त अध्ययन शुरू किया है। इसी तरह 2026 के राष्ट्रीय AI समिट ऑन वाटर में गैर राजस्व वाटर घटाने, डेटा संचालित नागरिक केंद्रित उपभोक्ताओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। मांग पूर्वानुमान यानी कि कैसे पता लगा लें, भूजल प्रबंधन दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परंतु रिसाव नियंत्रण में AI का तुरंत प्रभाव मापन योग और आर्थिक रूप से स्वतः वित्तीय पोषण तक यानी कि जानकारी देना, क्योंकि बचाया गया हर लीटर पानी सीधे राजस्व में बदलता है, इससे निवेश जल्दी वसूल हो जाता है। यही कारण है कि पहला सबसे व्यावहारिक मोर्चा बनाना चाहिए। अरविंद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.